नमस्कार। चलिए आज दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। एक ऐसा वंश जिसने एक बिखरी हुई सल्तनत को राख से दोबारा खड़ा किया। ये कहानी है सैयद वंश की, एक ऐसे साम्राज्य की वापसी की कहानी जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जरा सोचिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है। सैयद शासकों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। ये तो लगभग नामुमकिन को मुमकिन बनाने जैसा काम था। आज हम इसी मुश्किल सफर को समझने वाले हैं। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली बस एक शहर नहीं बल्कि एक खंडहर बन चुकी थी। सल्तनत की पूरी ताकत बिखर चुकी थी, कानून का राज खत्म हो चुका था और हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि इस भयानक तबाही के मलबे पर एक नए वंश ने आखिर शुरुआत कैसे की, उन्हें विरासत में किस तरह की चुनौतियां मिली थीं। सैयद वंश ने कुल 37 साल तक हुकूमत की। अब ये सुनने में शायद ज्यादा लंबा वक्त ना लगे, लेकिन ये दौर बहुत अहम था। ये दिल्ली सल्तनत के दो बड़े युगों मतलब तुगलक वंश के पतन और लोधी वंश के उदय के बीच एक पुल की तरह काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इस वंश के संस्थापक खिज्र खां की और देखते हैं कि उन्होंने लीडरशिप के लिए कितनी अनोखी और कह सकते हैं बहुत ही सतर्क स्ट्रैटेजी अपनाई थी। खिज्र खां को एक विजेता या कॉन्करर की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनेजर की तरह देखना चाहिए, जिन्हें विरासत में एक टूटा फूटा राज्य मिला था। उनका पहला काम सल्तनत को जीतना नहीं, बल्कि जो बिखर गया था उसे समेटना था। और यहीं पर खिज्र खां की सबसे दिलचस्प और चतुर रणनीति सामने आती है। उन्होंने कभी खुद को सुल्तान घोषित ही नहीं किया। वो हमेशा खुद को तैमूर के वंश का एक प्रतिनिधि बताते रहे। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, है ना? इससे उन्होंने बाहरी खतरों को टाला और अपना पूरा ध्यान अंदरूनी तौर पर सल्तनत को फिर से जोड़ने पर लगाया। खिज्र खां ने तो जैसे तैसे हालात संभाल लिए, लेकिन उनके जाने के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। अब सल्तनत को बाहर से ज्यादा अंदर से ही खतरा था। उनके बाद जो भी शासक आए, उनकी पूरी जिंदगी सल्तनत को बिखरने से बचाने की कोशिश में ही निकल गई। दूसरे शासक मुबारक शाह के दौर में शांति का तो सवाल ही नहीं था। उनका पूरा का पूरा शासनकाल बस लड़ाइयों और बगावतों को दबाने में ही गुजर गया। वो लगातार सल्तनत को एक साथ रखने के लिए जूझते रहे। मुबारक शाह की मुश्किलें कितनी बड़ी थीं, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। 50% मतलब उनका आधा वक्त और आधी से ज्यादा ऊर्जा तो सिर्फ दोआब, गुजरात और पंजाब में उठ रहे विद्रोहों से लड़ने में ही चली गई। हाँ, उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की कोशिश जरूर की, लेकिन लगातार चलती लड़ाइयों ने सल्तनत को कभी ठीक से स्थिर होने ही नहीं दिया। इस वंश का मिलिट्री रिकॉर्ड देखें तो कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड बैग था। कभी जीत मिली तो कभी बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा। यह दिखाता है कि उनकी पकड़ कितनी नाजुक थी। वो हमेशा ही एक तरह से सर्वाइवल मोड में थे, एक कदम आगे तो एक कदम पीछे। इन तमाम लड़ाइयों और संघर्षों के बीच भी उन्होंने वास्तुकला पर अपनी एक छोटी सी छाप छोड़ी। हालांकि ये बहुत बड़ी या भव्य नहीं थी, लेकिन उनकी बनाई इमारतों ने आगे चलकर लोधी स्टाइल के आर्किटेक्चर की नींव रखी। उनके बनाए मकबरे आज भी दिल्ली में देखे जा सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस वंश के आखिरी पड़ाव पर और मिलते हैं इसके सबसे कमजोर और शायद सबसे बेपरवाह शासक से। आलम शाह का जो रवैया था वो ही इस वंश के अंत का एक बड़ा कारण बना। सोचिए, जिस वक्त सल्तनत को एक मजबूत लीडर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त के शासक को सत्ता में कोई रुचि ही नहीं थी। और फिर वो हुआ जो भारतीय इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। आलम शाह ने बिना किसी जंग, बिना किसी खून खराबे के दिल्ली का तख्त बहलोल लोधी को सौंप दिया। एक राजा अपनी मर्जी से अपनी गद्दी छोड़ दे, ये बात ही सैयद कहानी को एक बिल्कुल अनोखा और यादगार मोड़ देती है। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 मुख्य कारण थे जिन्होंने सैयद वंश के पतन की कहानी लिखी। कमजोर लीडरशिप से शुरू होकर ये समस्याएं एक एक करके सल्तनत को अंदर से खोखला करती चली गईं। तो फिर आखिर में सवाल ये उठता है कि हम सैयद वंश को याद कैसे करें? क्या वो नाकाम थे या उनकी कोई और अहमियत भी थी? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में उनके 37 साल के शासन के असर का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, सैयद विरासत को समझने के 2 नजरिए हैं। एक तरफ ये सच है कि वो सल्तनत की पुरानी शान और शौकत लौटाने में पूरी तरह से फेल रहे,
लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तैमूर की तबाही के बाद अगर किसी ने सल्तनत को पूरी तरह से खत्म होने से बचाया तो वो यही थे। उन्होंने आने वाले लोधी वंश के लिए एक आधार तैयार कर दिया था। और हम आपको इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इतिहास में हम हमेशा जीत और बड़े बड़े साम्राज्य बनाने वालों की बात करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ किसी चीज को मुश्किल हालात में बचाए रखने, उसे जिंदा रखने की विरासत भी उतनी ही जरूरी नहीं है जितनी की जीत की विरासत? सैयद वंश ने सल्तनत को जीता नहीं, बस संभाले रखा। क्या ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी नहीं थी? इस पर सोचिएगा जरूर।